Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है। मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। अ, वैसे मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे शोध का जो एरिया है वो थोड़ा वाइडर है। मैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता हूँ। विशेष रूप से अगर आप मेरे डॉक्टरल काम को देखेंगे तो उसमें मैं पब्लिक पॉलिसी पे ही मैंने काम किया है। और पब्लिक पॉलिसी में मैं जो फ्लड पॉलिसी है इंडिया का, और उसके जो मतलब जो डाइकोटमीज़ हैं, जो कंटेस्टेशन है, उसको मैं फाइंड आउट करता हूँ। स्टेट वर्सेस जो स्थानीय लोगों की नीति है बाढ़ की, उसमें क्या विरोधाभास है, और उसके उसके साथ मैं एक अल्टरनेटिव फ्लड पॉलिसी को ढूँढने की कोशिश करता हूँ अपने काम के साथ। तो मैं लार्जली फ्लड पे काम करता हूँ, उसके साथ मैं वाटर पॉलिसी पे मेरी रुचि है। मैं एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स यानी पर्यावरणीय नीति और राजनीति को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं क्लाइमेट चेंज से जुड़े बहुत जो समाजशास्त्रीय लेख है उसको पढ़ता हूँ, और वहाँ कुछ जो है शुरुआती लेखन करने की कोशिश करता हूँ। उसके साथ-साथ मैं इलेक्शन स्टडीज़ पे भी एक सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन के साथ काम कर रहा हूँ। स्वयं प्रभा की जो ये पूरी मुहिम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, भारत सरकार और आईआईटी कानपुर की, और बहुत ही मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण मुहिम है, क्योंकि इसमें हाई क्लास क्वालिटी के जो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो दूरस्थ हिंदुस्तान के इलाके में जो लाखों विद्यार्थी हैं, उनके अकादमिक सोच, समझ और चिंतन को एक नई धारा प्रदान करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी सिलसिले में बहुत सारे पेपर्स के आपको कोर्स स्ट्रक्चर मिलेंगे वहाँ देखने के लिए। इसमें मैं जिस कोर्स स्ट्रक्चर को प्रस्तावित कर रहा हूँ, वो लोकनीति, विकेंद्रीकरण और प्रशासन है भारत में। और इसके तहत मैंने 20 लेक्चर्स की पूरी सीरीज़ जो है मैं कोर्स स्ट्रक्चर में डाल रहा हूँ। और उसी में मैं 19वां जो लेक्चर है, आज आप देख सकते हैं सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ के ऊपर, जो जिसमें मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे सोशल वेलफेयर की ज़िम्मेदारी जो है वो स्टेट के ऊपर गई, तो राज्य ने सोशल वेलफेयर करने के लिए बहुत सारे अलग-अलग मापदंड किए। वो बहुत सारी नीतियाँ बनाई, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का गठन किया, आप जानते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ ये सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ और बेहतरी से काम करे, उस पे के लिए प्रशासन को एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी दी गई। और प्रशासन जो परंपरागत रूप से एक आम लोगों के साथ बहुत कटाव है, उसका डिस्ट्रक्शन है, वो हम इस नए परिवेश में सोचते हैं कि उसका कैसे इंटरैक्शन हो सिटीज़न के साथ, और तभी जाके वो सही मायने में सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ जो है अपने जो मूल उद्देश्य है, जो मूल उसका फ़लसफ़ा है, उसको वो हासिल कर पाएगी। क्योंकि हमने अभी तक यही देखा है, जब हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में सोचते हैं, स्टेट तो डेफ़िनेटली एक वेलफेयर स्टेट है, लेकिन स्टेट में लोक नीतियों के क्रियान्वयन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है, वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होती है। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत एक एक एलीट मानसिकता से ग्रस्त होता है। बहुत एक अलग डिफरेंट क्लास होता है, एक अलग वर्ग है, जिसका जनता से बहुत साबका नहीं होता है। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तरह से आम मासेस से दूरी बना के रखता है, तो फिर वो नीतियों को कैसे समझेगा? तो इसी संदर्भ में आप देखिएगा कि जो सेकंड जो वीरप्पा मोइली कमीशन की रिपोर्ट है, जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट है, सेकंड प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, उसने कहा है बार-बार जोर के कि जो ब्यूरोक्रेट होगा, वो ब्यूरोक्रेट जो होगा वो क्या होगा, वो कैसा होगा? ब्यूरोक्रेट, उन्होंने कहा, वो सिटीज़न फ्रेंडली होगा, वो सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो नागरिकों के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हुए नीतियों को आगे बढ़ाएगा।
तो इस पूरे संदर्भ में जब आप ब्यूरोक्रेसी के पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका में ब्यूरोक्रेसी आपको नज़र आएगा और ख़ास तौर पे जब वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जाएँगे तो वहाँ यहाँ की तरह ब्यूरोक्रेसी नहीं काम करता है। वहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो बजट मैक्सिमाइज़र की तरह काम करता है, जैसे निष्कनन जैसे विचारक कहते हैं। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ एक जॉब है जो उस जॉब के पीरियड में वो अपने आप को माई-बाप समझता है, लेकिन वहाँ पे वो सर्टेन ज़िम्मेदारी निभाता है, उसके लिए उसे हाई सैलरी मिलती है, फिर उसके बाद फिर वो कुछ और ज़िम्मेदारी निभाता है, तो वहाँ बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है काम करने का। तो बहरहाल जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 19 है कोर्स का, हम लोग कोर्स के समापन की दिशा में अग्रसर है और इस कोर्स को जब आप सुनेंगे तो डेफ़िनेटली आपको एक समझ बनेगा कोर्स के कोर कंटेंट को जब आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो। आप देखिए कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इशू सोशल वेलफेयर पॉलिसी में क्या है, हेल्थ का इशू है और स्वास्थ्य बहुत बेहद मुझे लगता है संवेदनशील इशू है हमारे उत्तर औपनिवेशिक भारत में, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी स्वास्थ्य के प्रति चिंता रखी थी डेफिनेटली, और यही कारण है कि स्वास्थ्य के विषय को हमने जगह दिया है संविधान में। अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएं और सोचें कि कहाँ पे किस आर्टिकल में हेल्थ के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, तो थोड़ा सा भी आपको देर नहीं लगेगी ये सोचते हुए कि ये डीपीएसपी का पार्ट है, यानी राज्य के डायरेक्टिव जो जो स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका हिस्सा है। और डीपीएसपी के अंदर भी आर्टिकल है कि पर्टिकुलर आर्टिकल जो कि इसको एड्रेस करता है वो आर्टिकल 47 है ना। वो 47 जो है वो लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ और पोषण के सवालों के साथ जो है वो शुरू होता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो आर्टिकल है। लेकिन हम इस कोर्स वर्क के अंदर ये सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में इस सिलेबस में आपने जो करना है सबसे पहले वो एनआरएचएम को देखना है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है उसको देखना है। इसके बारे में हम जानते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल 2005 में किया गया था और इसकी शुरुआत व्यावहारिक रूप से लार्ज स्केल पर स्वास्थ्य सेक्टर में सुधार करने के उद्देश्य से जो है 2000 जुलाई 2006 से हुआ। यानी ये जो है एक्ट जो है वो हेल्थ मिशन के लिए सरकार ने घोषणा की अप्रैल 2005 में, लेकिन व्यवहारिक में इन प्रैक्टिस में 2006 से ये स्टार्ट होता है। एनआरएचएम का डिज़ाइन बहुत समावेशी है और सर्वोत्तम लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नागरिक समाज के प्रतिनिधि, सरकारी सेवकों की मदद से बहुत सारे टास्क फोर्स की स्थापना जो है इस मिशन के अंतर्गत की गई है। यानी एनआरएचएम की जब पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें जो है स्वास्थ्य विशेषज्ञ तो है ही, मतलब जो डॉक्टर्स तो हैं ही, उसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी, उनको भी शामिल किया गया है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी इसमें शामिल किया गया और इन सबको शामिल करके बहुत सारा अलग अलग टास्क फोर्स बनाया गया और उसके माध्यम से जो पूरा मिशन है उसको आगे बढ़ाने की इसमें कोशिश की गई है। देखिए इस मिशन की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्र में भौतिक आधारभूत संरचनाएं यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेस, उपकरणों यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है, आपात परिवहन यानी इमरजेंसी में जो परिवहन करते हैं, दवा और अन्य सहयोग को प्रदान करके उसके स्वास्थ्य केयर को सशक्त करना यानी उसके स्वास्थ्य की देखभाल को सशक्त करना। दूसरा, यह मिशन स्वास्थ्य सेक्टर में सभी कार्यक्रमों को कवर करती है, परंतु इसका अपवाद एचआईवी एड्स, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर है। मतलब ये लार्जर फ्रेम में जो भी इशू आपके हेल्थ के साथ जुड़ी है सब लगभग जो है एनआरएचएम का हिस्सा है, लेकिन कुछ जो बहुत गंभीर बीमारी है वो इसके एरिया से बाहर है, क्योंकि वहाँ विशेष एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है जो शायद इनके पास उसमें नहीं होता है। तो वो 3 बीमारी एचआईवी एड्स है, जो मेंटल डिसऑर्डर कई बार जिसको हम कहते हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य है, और जो कैंसर की बीमारी है, तीनों इसके एरिया से बाहर है। यह सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त फंड की व्यवस्था करता है। ग्रामीण स्वास्थ्य और सैनिटेशन कमेटी से जिला अस्पताल तक, यानी कि ग्रामीण स्वास्थ्य और सैनिटेशन कमेटी से जिला अस्पताल तक जो पूरा
लंबा एरिया है वहाँ पे ये सभी स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए फंड प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य से जुड़ी विकेंद्रीकृत प्रबंधन यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट को भी जो है सशक्त करने की कोशिश करता है कि पूरी व्यवस्था कैसे डिसेंट्रलाइज्ड हो और कैसे जो है उसे 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 मैनेज किया जाए। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर कम्युनिटी संस्था का निर्माण करना है, यानी कि कम्युनिटी को कैसे इन्हांस करना है, कैसे मजबूत करना है, इसको जो है ये मिशन बहुत खास फोकस करता है। और इसके साथ ही साथ ये कम्युनिटी वर्कर यानी आशा का गठन भी ग्रामीण स्तर पर करने की बात की जाती है। जानते हैं आप आशा वर्कर का जो एक वाइटल रोल है इंडियन मतलब हेल्थ सेक्टर में, खास तौर पे रूरल लेवल पे, उसको काफ़ी गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया और यही कारण की जो स्कीम्स है उसमें भी इसको स्थान दिया गया है। साथ ही साथ इसमें स्थानीय निर्णय निर्माण के लिए लचीला वित्तीय व्यवस्था यानी कि जो फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको भी बात किया। लचीला फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है, कई बार आप देखते हैं कि इतना अधिक वो आपसे जीएसटी के बिल पूरा एक तामझाम, बहुत एक तरह से बहुत जो है जिस तरह से अगर ग्रामीण स्तर पे आपको स्वास्थ्य पहुंचाना है तो जरूरी नहीं है सबके पास जीएसटी बिल हो, जरूरी नहीं है वो लोग इतने टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ अवगत हो। तो वहाँ पे फाइनेंशियल जो जो लेन देन है उसमें थोड़ा सा लचीलापन लाना पड़ेगा, तभी आप गांव तक और बेहतर स्वास्थ्य सेवा को पहुंचा सकते हैं। उन 18 राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य का संकेतक कमजोर है और बीमारी का बोझ अधिक है, यानी 18 राज्यों को इसके अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया है जहां की सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ का जो इंडिकेटर्स जो है बहुत कमजोर है और बीमारी का बोझ जो है बहुत अधिक है। तो ऐसे स्टेट में इसकी इसकी विशेष जो है जिम्मेदारी है, भूमिका है। एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करना, मुफ्त दवाओं का प्रावधान करना और रेफरल परिवहन में सुधार कुछ प्रमुख पहल है जो कि एनआरएचएम के तहत जो है इसमें स्थान दिया गया है। कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भी इसमें होती है। इसमें यानी डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इसमें खास फोकस दिया गया है इसको आगे बढ़ाने के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एनआरएचएम के, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान देना कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम फोकस करें एनआरएचएम के अंतर्गत। अगर हम एनआरएचएम को देखें तो एनआरएचएम में जो प्राइमरी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें प्रमुख हैं कि स्वास्थ्य में लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देना, यानी कि जो हेल्थ का एरिया है उसमें हम कैसे जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय को कितना ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि स्वास्थ्य के एरिया में हम जानते हैं कि निजी क्षेत्र का प्रवेश हो गया है और निजी क्षेत्र के प्रवेश होने से स्वास्थ्य कितना जो है महंगा होते जा रहा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट जो पूरा ये चल रहा है सिस्टम, उसके चपेट में अगर आप आ जाते हैं तो जो है सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाता है। हम पूरा पैसा, पूरा संसाधन उसमें लगा देते हैं, फिर भी हमें जो है बेस्ट स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिलती है। उसके इतर अगर कोई गवर्नमेंट बेस्ड स्वास्थ्य सेवा है तो वहाँ पे आपको हमेशा जो है आप वहाँ के ट्रीटमेंट से जो है आप रिलाई कर सकते हो। तो स्वास्थ्य में लोक व्यय या सार्वजनिक व्यय ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर को जितना बढ़ावा देगी सरकार वो सबसे इम्पोर्टेंट टूल होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य अधिसंरचना में क्षेत्रीय असंतुलन को घटाना, आप जान रहे होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का हिंदुस्तान में, उसमें बहुत विषमताएं हैं, उत्तर और दक्षिण के बीच में विषमताएं हैं। आप देखिएगा उत्तर के राज्यों में जो हिंदी पट्टी के राज्य है वहाँ पे स्वास्थ्य का अधिसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, वो कितना लुच-पुच सिचुएशन में है। कई बार आप प्राइमरी लेवल पे आप स्वास्थ्य के केंद्र में जाइएगा तो वहाँ आपको कई बार डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, कई बार जो मेडिसिन की आपको ज़रूरत है बेसिक मेडिसिन वो नहीं मिलेगा, कई बार आपको इक्विपमेंट नहीं मिलेगा। तो आप जो है एक अलग तरह का चैलेंज झेल रहा है नॉर्थ इंडिया का जो पूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वही अगर आप साउथ में जाइएगा तो आपको नॉर्थ के कंपैरिजन में अच्छा ट्रीटमेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है। तो ये जो एक क्षेत्रीय संतुलन है नॉर्थ और साउथ के बीच में, ये जो क्षेत्रीय संतुलन है इंडिया में ही 2 अलग-अलग एरिया में पब्लिक जो सर्विस डिलीवरी है उसके मामले में उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता है। और यही कारण है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे बैलेंस करें कि क्यों ना एक
एक यूनिवर्सल आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं पैन इंडिया के लेवल पे एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपस में कनेक्टिविटी हो, आपस में संवाद हो, जो अगर अगर साउथ इंडिया का कुछ बेस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस सिस्टम को नॉर्थ इंडिया भी उसको अडॉप्ट करे, और नॉर्थ इंडिया के मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ भी प्रैक्टिसेस में खासतौर पे अगर कुछ बेहतर है तो उसको साउथ इंडिया भी अडॉप्ट करे। ये तभी होगा जबकि क्षेत्रीय जो असंतुलन है, जो रीजनल आप देख सकते हैं इम्बैलेंस है नॉर्थ और साउथ के बीच में, उसको हम घटाएंगे। तो हमारे पॉलिसी का खासतौर पे एनआरएचएम पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि हम कैसे विकेंद्रीकरण को जो है बढ़ावा दें, और मतलब क्षेत्रीय संतुलन को कैसे घटाएं, और साथ में सार्वजनिक व्यय पे ज़्यादा फोकस करें, पब्लिक मनी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे करें। साथ ही साथ आप देखिएगा कि स्वास्थ्य कार्यक्रम की विकेंद्रीकृत और जिला स्तरीय प्रबंधन पर बल दिया गया है। अभी तक क्या था कि जो स्वास्थ्य कार्यक्रम थे, वो अधिकांश स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो केंद्रीकृत प्रवृत्ति के थे, मतलब टॉप टू डाउन पॉलिसी डिज़ाइन है, आप जानते हैं हर क्षेत्र में है ये। तो जब हर क्षेत्र में टॉप टू डाउन पॉलिसी डिज़ाइन होगा तो फिर ऊपर जो निर्देश होता है नीचे उसका अनुपालन होता है, लेकिन नीचे उसकी ज़रूरत है या नहीं, ऊपर जो निर्देश हुआ है उसकी आवश्यकता लोकल कंटेक्स्ट में है या नहीं, ये किसी को नहीं पता है। तो हम निश्चित तौर पे इसी तरह की बात कर रहे हैं कि वो जो पूरा टॉप टू डाउन अप्रोच है उसको बॉटम टू टॉप अप्रोच बना के आगे करें, यानी कि जो निचले स्तर पर जो संस्था है, जो जो उसके साथ डायरेक्ट डील कर रहा है, उसे पता है कि उसका बेहतर तरीके से निष्पादन कैसे होगा, तो उसको जवाबदेह बनाए, उसको ठोस बनाए, तभी हम उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ जिला स्तर पे उसको प्रबंधन करें, जिला स्तर पे उसको कैसे मैनेज करें वो भी हम देखें। एनआरएचएम के अंदर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना भी है। अगर आप देखेंगे परंपरागत रूप से ग्रामीण अंचल में कई बार जब कोई महिला अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है तो या तो वो उतना उस दौरान ना तो पोषक पदार्थ का सेवन करती है, ना ही स्वास्थ्य के प्रति बहुत बेदखली जैसा रवैया उनका होता है। तो उसमें अधिकांश समय जो है या तो शिशु का मृत्यु हो जाता है या फिर माता का भी मृत्यु हो जाता है। तो ये दर बहुत हाई है अगर आप हेल्थ के दृष्टिकोण से देख रहे हैं इसको। तो ये जो हाई रेशियो है चाइल्ड मोर्टेलिटी दर का या मदर मोर्टेलिटी दर का, उसको कैसे कम करेंगे, कैसे घटाएंगे, ये भी एनआरएचएम की का जो है प्रमुख चिंतन और मनन का सवाल है। जनसंख्या स्थिरीकरण यानी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन को सशक्त करना, ना खूब बढ़े ना खूब घटे, एक स्थिरीकरण जनसंख्या का कैसे हो, और एनआरएचएम हेल्थ सेक्टर में जो है इसके अंतर्गत कैसे इसको बढ़ावा देगा, इसको भी इसमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम स्टेबलाइजेशन को अपने पॉलिसी इनिशिएटिव में जगह देंगे तभी एक तरह से जो है आप कह सकते हैं एक आप मतलब एक न्यूट्रल और एक स्टैंडर्ड जो है हेल्थ पॉलिसी की तरफ हम आगे बढ़ पाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो मैन पावर है उसको अधिक से अधिक सशक्त करना, यानी स्वास्थ्य के एरिया में जो भी लोग कार्मिक जुड़े हैं, जो भी स्त्री और जो पुरुष जुड़े हैं, उनको हम कैसे ट्रेंड कर रहे हैं, कैसे उनको स्किल्ड बना रहे हैं, कैसे हम जो है एक विशेष समय पे, निश्चित समय पे उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम उनका पावर, हम उनके स्किल को जो है डेवलपमेंट करते रहे हैं। सामुदायिक सहभागिता और परिसंपत्तियों का स्वामित्व, यानी जो जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है और जो परिसंपत्तियां हैं उसके ऑनरशिप के सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ भी इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अगला जो आयुष है, आयुष का अर्थ है आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी सिद्धि एंड हेमोपैथी फॉर प्रमोशन ऑफ ए हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि स्वास्थ्य जो जीवन शैली को प्रोत्साहन करने के लिए आयुष को किस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसको देखे जाने की ज़रूरत है। और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत काम कर रही है हाल के दिनों में, क्योंकि हम जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मेडिसिन कई बार जो है काम नहीं करता है, और ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में लेकिन अल्टरनेटिव लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत मजबूत आप कह सकते हैं उपस्थिति है और समाज में, और धीरे धीरे बहुत इसका जो है प्रयोग भी बढ़ रहा है, और हर जगह चाहे एम्स के लेवल पे हो, चाहे डिफरेंट स्टेट के लेवल पे जो है ये आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी सिद्धि और हेमोपैथी में रिसर्च और नए नए अनुसंधान को जो है विशेष बल दिया जा रहा है। उसके साथ ही साथ आप देखिएगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य सेंटरों का
ऑपरेशनलाइजेशन भी इसमें फोकस किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेंटरों के ऑपरेशनलाइजेशन का अर्थ है कि इसके अंतर्गत जो है कार्यात्मक अस्पताल यानी कि फंक्शनल जो है हॉस्पिटल होने चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल की जो हालत है हिंदुस्तान में, अगर आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिला स्तर पे जाएंगे तो पता चल जाएगा। कई बार जो है लगता भी नहीं कि किसी व्यक्ति का जीवन जो है सुरक्षित है, खासतौर पे स्वास्थ्य के मामले में राज्य के अंतर्गत। तो हर किसी के पास वो कुव्वत नहीं है कि वो निजी अस्पताल में जाके दिखा सकता है। तो प्राइमरी जो एनआरएचएम के उद्देश्य हैं उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य सेंटरों के ऑपरेशनलाइजेशन पर खास बल दिया गया है, जिसमें जो फंक्शनल अस्पताल है उसको खोले जाने की बात की गई है। देश के प्रत्येक ब्लॉक के स्तर पर जो है इसको आगे बढ़ाने की जो है कोशिश की जा रही है। मेजर कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या-क्या हैं, मतलब एनआरएचएम के, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर भी हम फोकस करें एनआरएचएम के। और एनआरएचएम के जब हम मेजर कंपोनेंट्स को देखते हैं तो उसमें आशा एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है जो हमें नज़र आता है। आशा वर्कर, आशा दीदी, जब आप ग्रामीण स्तर पे जाएंगे तो ये नाम बहुत मतलब प्रचलन में सुनाई पड़ता है। अब आशा वर्कर कौन बनेगा? आशा वर्कर हर कोई नहीं बनता है। आशा वर्कर के लिए सर्टेन कंडीशन है कि यही आशा वर्कर बन सकती है। उनको कितना मासिक वेतन दिया जाता है, वो किस तरह के स्वास्थ्य संबंधी मामलों को डील करती हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसीलिए एनआरएचएम जैसे पूरे स्कीम में आशा वर्कर का बहुत खास योगदान है, जिसको हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ जो है उप केंद्रों का सशक्तिकरण, जो हम कह रहे हैं कि हम सेंटर्स और सब सेंटर्स बनाएंगे, तो ग्रामीण स्तर पे अगर हम उप केंद्र बना रहे हैं तो उस उप केंद्र को हम कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे वहाँ पे इक्विपमेंट लाएं, कैसे वहाँ पे नए नए तकनीक लाएं, कैसे वहाँ पे जो ट्रेंड स्टाफ लेके आएं, कैसे वहाँ पे लोगों को जागरूक करें कि वो आके उस उप सेंटर में जो है अपना मतलब इलाज करवाएं और अच्छे डॉक्टर्स वहाँ लेके आएं, कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये सब बहुत सारा पहलू है जो उपकेंद्रों के सशक्तिकरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको खास तौर पे इसमें बल दिया जाना चाहिए। दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सशक्तिकरण। जितना भी जो, जैसा मैंने आपको कहा कि प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है वो बहुत ही मतलब कि आप जानते हैं कि माली हालत उसकी बहुत ख़राब है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कोई काम-काज नहीं हो रहा है, आपको बेसिक जो है दवा वहाँ उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर्स तो कभी आपको मिलेंगे ही नहीं। तो उनको कैसे रिसर्जेंट किया जाए, कैसे फिर से उसको जगाया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। तो इसके साथ भी हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कंसर्न को आगे देखना चाहिए। अगला है कि कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्रों का सशक्तिकरण जो है एक प्रथम रेफरल सेंटर के रूप में होना चाहिए। मतलब अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, अगर आपको कुछ भी इमरजेंसी है, तो सबसे पहले आप जो है कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहाँ पे फर्स्ट रेफरल पॉइंट वही होना चाहिए। सबसे पहले आप वहाँ जाएं और वहाँ से आपका एक एक इनिशियल लेवल इलाज हो जाए, फिर आप आगे जो है दूसरी जगह इलाज के लिए जाएं। तो अगर इस तरह से अगर हम स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो एक मेजर कंपोनेंट एनआरएचएम के अंदर यही है कि वो कम्युनिटी स्वास्थ्य सेंटर को कैसे वो फर्स्ट रेफरल पॉइंट के रूप में जो है उसको चेंज करवा सकता है। अगला है जिला स्वास्थ्य प्लान। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ प्लान क्या है? क्या जिला स्वास्थ्य प्लान जो है बिल्कुल आइसोलेटेड होके गांव से, तहसील से बन रहा है, या जिला स्वास्थ्य प्लान के अंदर गांव, तहसील, ब्लॉक जो है उसकी समस्याओं को भी उसमें संचित किया गया है? केवल शहरी समस्याएं तो नहीं है, ग्रामीण समस्याएं भी है या नहीं? तो इन सभी दृष्टिकोण से जो है इसको समझे जाने की जरूरत है। सैनिटेशन और हाइजीन का कन्वर्जेंस एनआरएचएम के अंतर्गत जो है होना चाहिए। कन्वर्जिंग सैनिटेशन एंड हाइजीन अंडर एनआरएचएम, ये दोनों ही सवाल, सैनिटेशन का सवाल और हाइजीन का सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। और एनआरएचएम के अंदर को जो इन दोनों को ही एक साथ जोड़ के देखा गया है, और ये देखा गया है कि कैसे इन दोनों को जोड़ने से जो है स्वास्थ्य के बहुत व्यापक फलक पर जो है हम एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को सशक्त करना, स्ट्रेंथनिंग डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जितने भी डिजीज़ हैं, डिजीज़ से रिलेटेड जो कंट्रोल प्रोग्राम है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे उसको प्रभावी तरीके से जो है उसको लागू करेंगे, कैसे सिविल सोसाइटी, मीडिया
और बाकी जो है अन्य जो जो मतलब नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है, जो इमर्जेंट लीडर हैं, सबके सहायता से हम इसको कैसे प्रभावी करेंगे, हमें हमें इसे भी देखने की ज़रूरत है। और अगर हम ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये जो है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा एनआरएचएम की दिशा में। लोक स्वास्थ्य लक्ष्यों को पीपीपी के माध्यम से हासिल करना, और पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर पब्लिक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। ये जो पब्लिक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, लोक स्वास्थ्य से जुड़ा यंत्र है, उसको हम पीपीपी के माध्यम से हम कैसे हासिल करें। हम जानते हैं कि सरकार हर जगह जाने में सक्षम नहीं है, तो बहुत जगह जो है सरकार अपने कार्य को विस्तृत करने के लिए, उसको प्रभावी करने के लिए, कम पैसे में ज़्यादा आउटकम लाने के उद्देश्य से हम क्या कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल कर लेते हैं। और पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल आप जानते हैं बीओटी पे बेस्ड होता है। बीओटी का मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी कि बिल्ड बनाने का काम, अगर मान के चलिए कहीं आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है तो वहाँ पे बिल्ड जो है वो प्राइवेट संस्था करेगी, ऑपरेट जो है भी प्राइवेट संस्था करेगी, और फाइनली बिल्ड और ऑपरेट के बाद अगर वो ठीक से काम कर रहा है तो उसको आपको ट्रांसफर सरकार को वो कर देगी, उसके लिए वो पैसे लेगी। तो यही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पूरा मॉड्यूल, जो कि हिंदुस्तान में हर एरिया में, हर सेक्टर्स में काम कर रहा है। तो उसको एनआरएचएम में भी इसको अपनाए जाने पर जो है बल दिया गया है। अगला जो कंपोनेंट्स है एनआरएचएम का वो है न्यू हेल्थ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, मतलब नवीन स्वास्थ्य फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे नए टेक्निक, बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सभी को जो है न्यू फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में लाया गया है। और साथ ही इस फाइनेंशियल मैकेनिज्म को फ्लेक्सिबल बनाने पे बल दिया गया है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होगा तभी स्वास्थ्य सेवा की पहुंच जो है वो ग्रामीण इलाके तक पहुंच पाएगी। नहीं तो अगर वो नहीं होगा तो ऊपर ऊपर तक जो है ये रुक जाएगी। तो न्यू हेल्थ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म को थोड़ा जो है जो उसको फ्लेक्सिबल करने पे बल दिया गया है। एंड फाइनली रीओरिएंटिंग मेडिकल और हेल्थ एजुकेशन टू सपोर्ट जो है हेल्थ मैकेनिज्म, और जो हेल्थ का पूरा मैकेनिज्म है उसको जो है सपोर्ट करने को इसमें कहा गया है कि कैसे ग्रामीण स्वास्थ्य के मुद्दे को समर्थन करने के लिए चिकित्सा या स्वास्थ्य शिक्षा को पुनः उन्मुख करने पर जो है इसमें बल दिया गया है। तो ये सारे एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसके अंतर्गत इसको देखे जाने की जरूरत है। अगला आप देख सकते हैं जो है वो है स्ट्रैटेजीज ऑफ एनआरएचएम, यानी एनआरएचएम से जुड़ी रणनीतियाँ क्या-क्या हैं, कैसे हम एनआरएचएम को बहुत बेहतर एक तरीके या रणनीति या उपाय के रूप में इसमें देख सकते हैं। तो पहला जो रणनीति है इसके अंतर्गत, वो रणनीति यही कहता है कि डिसेंट्रलाइज विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी विकेंद्रीकृत गांव और जिला स्तरीय स्वास्थ्य योजना प्रबंधन। और इस रणनीति का उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर अधिक शक्ति और जिम्मेदारी देना, ताकि वो अपने स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की योजना और प्रबंधन कर सके। मतलब जिला स्तर जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ग्रामीण स्तर पर दे, ग्रामीण स्तर को प्रोत्साहित करे कि वो खुद अपनी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करे, और वो जो है वो आउटकम लेके आए, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आए, और विश्वास दिखाए कि ग्रामीण लेवल पे आप कर सकते हो, और प्रबंधन की भी आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है स्ट्रैटेजी एनआरएचएम का कि वो ग्रामीण स्तर पे जो संस्थाएं हैं उसको मजबूत करने पे जो है बहुत ज़्यादा बल दे रही है। और यही कारण है कि डिसेंट्रलाइज विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है इसका एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी है। दूसरा है कि ये निम्नलिखित को स्टैब्लिश करके किया जा सकता है, अगर जो आप कह रहे हैं। पहला क्या है? पहला है ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, यानी कि वीएचएच और जो है एससी को जो है एस्टैब्लिश करके। दूसरा है कि विलेज हेल्थ और सैनिटेशन कमेटी को एस्टैब्लिश करके, जैसे वीएचएस और एससीज है। दूसरा है कि जिला स्वास्थ्य प्रबंधन सोसाइटी बना के भी इसको किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट सोसाइटी को एस्टैब्लिश भी करके किया जा सकता है। तो ये कहा गया है कि इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं इसको आप ऐसे करके जो आगे बढ़ा सकते हैं। एंड फाइनली आप कह सकते हैं कि जो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जैसे आशा हैं, उनकी नियुक्ति करके भी इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ जो एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, आशा का फुल फॉर्म है ये एग्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उसको उसके माध्यम से भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आशा सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक हैं, जो ग्रामीण आबादी को
स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आशा जो आप जानते हैं कि ग्रामीण आबादी है, ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ये औरतें होती हैं, जो कमोवेश जो है थोड़ा मतलब आप वो नहीं कह सकते पूरा ओल्ड एज है, लेकिन ओल्ड एज और बिल्कुल मतलब उससे ऊपर की औरतें होती हैं जो एक्सपीरियंस्ड होती हैं, जिन्हें पता होता है कि अलग-अलग स्वास्थ्य संबंधी जो चैलेंजेस ग्रामीण स्तर पे महिलाओं को होता है, उसको कैसे डील किया जा सकता है। तो उन्हें कई प्रकार की जो है सेवाओं के लिए इसको ट्रेंड किया जाता है, जैसे कि घर आधारित डिलीवरी कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं या नहीं जा पाते हैं, बहुत तात्कालिक डिलीवरी होता है, तो घर में कैसे हम कर सकते हैं। टीकाकरण बच्चों का कैसे कर सकते हैं, रेफरल और दूसरी-तीसरी सेवाएँ कैसे दे सकते हैं, ये सभी जो है उसके अंतर्गत आता है। दूसरा है जो है कि स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक हेल्थ सर्विस डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण बुनियादी ढाँचे को जो है मजबूत करना। इस रणनीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना है। और जब आप कह रहे हैं कि बुनियादी ढाँचे को आप मजबूत कर रहे हैं, तो इसके द्वारा निम्नलिखित चीज़ किया जाता है। बिल्डिंग न्यू हेल्थ फैसिलिटीज़, जो नया स्वास्थ्य फैसिलिटी है आप उसको दे रहे हैं। इसमें अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, जो पहले से चल आ रहा है स्वास्थ्य सुविधा, उसको आप क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। एंड प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट एंड सप्लाइज़, और साथ ही क्या कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा आपूर्ति जो है आप इसमें बढ़ा रहे हैं। तो इसके दोनों जो तीनों पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल थ्री। पहला क्या है, पहला है बिल्डिंग न्यू हेल्थ फैसिलिटीज़, नई नई जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं आप उनको इसके अंदर लाइए, तो वो उससे बेहतर होगा। दूसरा है अपग्रेड कर रहे हैं कि आप एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को, जो पहले से है आप नई सुविधा ला रहे हैं, दूसरा पहले से है उसको आप क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हो। और तीसरा प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, और साथ ही साथ आप उपकरण और सप्लाईज को भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। आयुष भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, आयुष पारंपरिक भारतीय चिकित्सा की एक प्रणाली है, और इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धि और होम्योपैथी शामिल है। और इस रणनीति का उद्देश्य आयुष को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करना, ताकि लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं तक जो है पहुंच प्राप्त हो सके। खासतौर पे अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव को, तो विशेष रूप से जब वाजपेयी की सरकार थी, उसी समय से आयुष के दिशा में जो है काफ़ी तेज़ी से सरकार ने काम किया था। और आयुर्वेदा है, योगा है, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज हैं। और उन ट्रेडिशनल नॉलेज, होम्योपैथी है, पहले तक होम्योपैथी के प्रति एक खास तौर पर संशय होता था, विश्वास नहीं होता था। लेकिन इन सभी धाराओं को फिर से मजबूत किया जा रहा है। इसमें नए-नए शोध हो रहे हैं, नए-नए रिसर्च हो रहे हैं, और संस्थाओं को और जो है क्या किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ताकि एक ब्रॉडर लेवल पे जो स्वास्थ्य की चिंता है, उस स्वास्थ्य की चिंता में लोगों के पास भी विकल्प हो। कई बार क्या होता है, मेनस्ट्रीम जो एलोपैथ मेडिसिन होता है वो आपको काम नहीं करता है, तो नहीं करता है तो आप बिल्कुल ही, आपको कुछ नज़र नहीं आता है कि आपको क्या उपाय होना चाहिए। तो बहुत बार ये सारी दवाएँ भी आपको सूट करती है। तो एक तरह से, और सभी में रिसर्च बेस्ड दवा आ रही है, ऐसा नहीं है कि ये आपको जो है नीम हकीम की दवाएँ हैं ये, तो ये दवाओं का एक प्रॉपर तरीके से सैंपल के साथ रिसर्च, ये सारा प्रोसीजर इसमें फॉलो किया जाता है। तो इसलिए आयुष जैसा जो प्रयोग है वो भारत सरकार के इम्पोर्टेंट पार्ट में है, और एनआरएचएम के अंतर्गत भी जिसको जो है खास स्थान दिया गया है। अगला है रीओरिएंटिंग मेडिकल एजुकेशन, जो चिकित्सा की शिक्षा है उसको पुनः उन्मुख करना, मतलब फिर से उसको रीओरिएंटेड करना। और इस रणनीति का उद्देश्य है चिकित्सा शिक्षा को पुनः उन्मुख करना, ताकि यह ग्रामीण आबादी की ज़रूरत के लिए अधिक प्रासंगिक हो, और यह ग्रामीण स्वास्थ्य पर नए पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू करके किया गया है। और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। खासतौर पे एजुकेशन और पूरा जो मेडिकल एजुकेशन है, उसमें एक प्रॉब्लम है जो आप ध्यान देंगे, कि जो एमबीबीएस होते हैं, बीच में सरकार ने ये प्रावधान किया था कि अगर आप एमबीबीएस हैं तो आपको ग्रामीण इलाके में जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा फला इतने इतने समय पे, तभी आपके डिग्री को जो है मान्यता मिलेगी। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि हम शहरी कैनवास में रहना चाहते हैं, हम सेंटर में रहना चाहते हैं, और जहाँ
स्वास्थ्य की ज़्यादा ज़रूरत है ग्रामीण हलकों में, वहाँ से हम भागते हैं। तो इससे पूरा एक जो हमारा उद्देश्य है मुख्य रूप से एनआरएचएम जैसे प्रोग्राम का उद्देश्य है वो फुलफ़िल नहीं होगा। अगर गाँव में प्रॉपर अगर आप बना दें कि हाँ 3 साल एटलीस्ट आपके एमबीबीएस के बाद जाके आपके गाँव में सेवा देनी ही देनी है, और उसके बाद एक क्लस्टर बन जाता है, जैसे आप दे रहे हैं, आपके बाद फिर आपके उसी कॉलेज के या फिर दूसरे कॉलेज के जूनियर्स जाके दे रहे हैं, तो गाँव में हमेशा अवेलेबिलिटी होगी कहीं न कहीं की, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट लाखों स्टूडेंट हिंदुस्तान से बाहर से मेडिकल की डिग्री लेके आ रहे हैं, तो उनको गाँव की तरफ रीओरिएंट करना, गाँव के मतलब जो ग्रामीण समस्या है उससे रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा हम करते हैं तभी एनआरएचएम जैसे जो पूरी मुहिम है, पूरा जो एक कांसेप्ट है एनआरएचएम का वो फलीभूत हो पाएगा। और इसका भी वही, और जैसे वो कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे ताकि हम जो है वो मेडिकल एजुकेशन के प्रति वो भी जागरूक होंगे। जो ग्रामीण स्वास्थ्य है उसको आप कैसे पाठ्यक्रम में डाल रहे हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, मॉड्यूल में कैसे डाल रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब करके रीओरिएंटेशन करने पे जो है इसको बल दिया जा सकता है। अगला है प्रमोटिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इस रणनीति का उद्देश्य है स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए निजी क्षेत्रों के संसाधनों का लाभ उठा सकती है। और आप जानते हैं कि ये भी एक बहुत ही पॉपुलर सागा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, और इसको भी एनआरएचएम के अंदर जो विशेष प्रमोट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है। अब हम इस हिस्से में बात करेंगे कि एनआरएचएम की प्रमुख जो है वो चुनौतियाँ क्या-क्या है, क्या-क्या इसके अंदर चैलेंजेस हैं उसको हम देखते हैं। पहला जो चैलेंज है एनआरएचएम का वो है प्रशिक्षित स्टाफों की कमी, यानी लैग्ड ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। जब भी हम उसमें आप देखेंगे जो कार्मिक प्रशिक्षित हैं, जो कार्मिक को भर्ती किया जाता है वो अमूमन उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता है। उन्हें एक सिंपल डिग्री के बेसिस पे या अनुभव के बेसिस पे रिक्रूट कर दिया जाता है। अनुभव के बेसिस पे रिक्रूट करना इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप ट्रेन्ड स्टाफ लेके आएँगे तो डेफ़िनेटली उसके काम करने का तरीका होगा अलग, और प्रोडक्टिविटी उससे बहुत अलग होगा, और जब प्रोडक्टिविटी और काम करने का तरीका अलग होगा तो डेफ़िनेटली उससे कार्यकुशलता बढ़ेगी उस संस्था की। तो ट्रेन्ड स्टाफ का कोई विकल्प नहीं है, आप ये मान के चलिए। तो आपको हमेशा प्रशिक्षित स्टाफ से ही काम कराना पड़ेगा। जब आप अनट्रेन्ड स्टाफ को लेके आइएगा तो उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा खर्च होगा, उससे ज़ीरो आउटकम आएगा, और पूरी व्यवस्था जो है उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं मैल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो कुप्रशासन है वो उसमें एस्टैब्लिश होगा। दूसरा है कि स्थानीय समुदायों की सहभागिता की कमी, यानी लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल बॉडीज़, यानी इसके अंतर्गत जो है जो स्थानीय समुदाय हैं उसको पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा है। ये जो पार्टिसिपेशन है उसका लेवल बहुत कम है, बहुत कम है। वो उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि ये बहुत ही जटिल सा चीज़ है, और ये कोई डॉक्टर, बड़े हकीम, बड़े ज्ञानी लोग ही जो है ये स्वास्थ्य के सवालों को एड्रेस कर सकते हैं। जबकि गाँव के लेवल पे जो ग्रामीण लोगों का समझ है स्वास्थ्य के मामले में, जो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है पीढ़ी दर पीढ़ी, जब गाँव में डॉक्टर नहीं होते थे और गाँव के में पारिवारिक जो ज्ञान होता था स्वास्थ्य के सवालों पर, वो अपने आप में बहुत बेजोर था। और ख़ासतौर पे स्थानीय लोगों को जब आप स्थानीय स्वास्थ्य के पूरे प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ेंगे तब उसका डेफ़िनेटली बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, ये आप मान के चलिए। तो उस लिहाज से भी आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट पहल है। तीसरा है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर, कोई ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर ही नहीं है आप देखिएगा तो, जिस पे आप आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में इसे डिलीवरी बेस्ड हो, ऐसा है नहीं। सारा अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, मतलब आपको लगेगा लेथार्जिक वहाँ स्टैब्लिश है। कोई भी आपस में ना तो संप्रेषण है, ना तो कोई डायलॉग है, ना तो उसके नियमित कोई मीटिंग होती है। तो जब ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो फिर कभी भी आप बेस्ट सर्विसेज की कैसी कामना करते हो। एनआरएचएम भी इस समस्या से जूझ रहा है कि एनआरएचएम एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट का बहुत प्रोग्रेसिव प्लान है, आप जानते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, लेकिन जो गाँव के लेवल पे जो है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत नहीं है, जिसके कारण जो है ये बहुत ज़्यादा समस्याओं को देखता है। अगला जो है वो है
करप्शन इन इम्प्लीमेंटेशन, एनआरएचएम के मामले में बहुत ज़्यादा करप्शन है और करप्शन आपको हर लिहाज से इसमें नज़र आएगा। अब करप्शन के बारे में 2-3 चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत इक्विपमेंट आना है, यानी उपकरण आना है। उपकरण बाहर से आ रहे हैं। उपकरण जो है फाइल में दिखता है कि उपकरण आ रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिस जो है वो उपकरण नहीं आता है। तो उसके बिल आ जाते हैं ज़रूर, लेकिन वो इक्विपमेंट नहीं आता है। दूसरी बात कि कई बार दवाएँ जो होती हैं, वो दवाएँ जो है लिखी जाती है कि फला दवाई जो उस केंद्र में रहना चाहिए, और उसके लिए सारा टेंडर, सारा बिल, सब कुछ पारित हो जाता है। लेकिन उसका पैसा जो है वो फिर दवा आती तो है क्योंकि आपको दिखाना है बिल में, लेकिन वो दवा फिर बाद में दूसरी जगह भेज दी जाती है। तो इस लेवल पे, बहुत छोटे-छोटे लेवल पे, रिक्रूटमेंट के लेवल पे, बहुत सारे लेवल पे आप देखिएगा कि करप्शन बहुत अलग तरह का है एनआरएचएम के अंदर। और वो करप्शन क्या कर रहा है कि ग्रामीण स्वास्थ्य के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य का जो प्रमुख एक मतलब एक गोल है, उसको महरूम रखता है। अगली जो समस्या है वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की है। कई बार आप मान के चलिए कि ग्रामीण स्वास्थ्य में आपको बेहतरी करना है, आगे बढ़ाना है स्वास्थ्य को, और डेफिनेटली फंड तो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश विदेश हर जगह से आता है। डब्ल्यूएचओ आपको पैसा दे सकता है, दूसरी और संस्थाएं पैसा दे सकती है। तो लेकिन वहाँ जो विदेश से पैसा आएगा उसको आप यूटिलाइज कैसे करिएगा? यूटिलाइज करिएगा तो यू हैव टू क्रिएट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। आपको बताना पड़ेगा कि हमने यूटिलाइज किया है ये फला फला चीज़ों में, हमने ये इक्विपमेंट खरीदा है, ये दवाई खरीदी है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये आपको बताना पड़ेगा। और आपको बिल भी साथ में दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये बिल है उसका, और आउटकम भी दिखाना पड़ेगा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, अगर आप यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नहीं कर पाएंगे, तो फिर सारा कुछ जो है ये हर्डल क्रिएट होगा, आपको अगले बार से फंड आना बंद हो जाएगा। तो एनआरएचएम के सामने भी एक समस्या आ रही है कि फंड के यूटिलाइजेशन की समस्या एनआरएचएम को जो है झेलना पड़ रहा है। अगला जो प्रॉब्लम है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक अच्छा प्रयोग है डेफिनेटली, और हेल्थ और बाकी एजुकेशन हर क्षेत्र में ये काम कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दो ऐसे एरिया जो है वो एक स्वास्थ्य है और एक एडुकेशन है, जहाँ पे आप अगर बाजार को जितना कम हस्तक्षेप कराएं उतना बेहतर है। तो इंस्टीड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अगर सार्वजनिक निजी भागीदारी की बात जो आप कर रहे हैं, उसके स्थान पर अगर सार्वजनिक सार्वजनिक भागीदारी हो, यानी पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप हो, तो ज़्यादा बेहतर वो उसका आउटकम निकल के आएगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही मार्केट का प्रवेश होता है, वहाँ उसका पूरा एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उसका एक कंसेप्ट है। वो चाहता है कि कैसे मतलब जो सरकारी सेवाएं वो काम ना करे और प्राइवेट की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ लोग भागे, अपना ज़मीन बेच के आए, अपना सोना चांदी गिरवी करके आए, लेकिन वो प्राइवेट सेवा के लिए आते हैं। तो इन दोनों क्षेत्र में कम से कम प्राइवेट जो जिस तरह का इंटरवेंशन बढ़ रहा है, उसको अगर जब तक सरकार नहीं रोकेगी तब तक इस क्षेत्र में हम बहुत कुछ सोच नहीं सकते। तो इस लिहाज से मुझे खुद लग रहा है कि पब्लिक प्राइवेट का जो प्रयोग है वो बहुत अच्छा नहीं है इस एरिया में। अगला जो है वो रीजनल वेरिएशन है। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र के आधार पे बहुत वेरिएशन आपको दिखता है एनआरएचएम के मॉडल में। पूरे देश के लिए एक मॉडल नहीं है एनआरएचएम का, और साउथ के स्टेट ने बहुत अच्छा निष्पादन किया है। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है उस मामले में, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी बहुत आंसरेबल है। जैसे वहाँ बीडीओ का जैसे पोस्ट है, आप देखेंगे साउथ इंडिया में उसको अधिक पावर मिला हुआ है। तो वो अपने स्तर पे ग्रामीण जो स्वास्थ्य है और ग्रामीण जो व्यवस्था है उसको अलग तरीके से उसको डील कर रहा है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उत्तर भारत में आप देखेंगे कि आपको ब्यूरोक्रेटिक जो है एक सेंट्रलाइजेशन दिखता है, नौकरशाही का बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। तो उससे क्या होता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इतना काम होना चाहिए वो काम उतना नहीं हो पाता है। उसी तरह अगला है कि विभिन्न कार्यक्रमों में कन्वर्जेंस का अभाव। जो अलग अलग कार्यक्रम है वो सारे कार्यक्रमों में भी आपस में भी कन्वर्जेंस नहीं है, कि वो ठीक से जो है वो आपस में तालमेल नहीं है। उसको हम एग्जाम्पल से भी आगे देखेंगे। मैंने बहुत ऊपर से इसको समझाया सारे पॉइंट्स को, आगे हम अभी डील करते हुए देखेंगे सारे पॉइंट्स को कि कैसे कैसे प्रत्येक पॉइंट के अंदर जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। और इन डिटेल खासतौर पे यहाँ पे आंगनवाड़ी और मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स आप देखेंगे कि कन्वर्जेंस का क्या प्रॉब्लम हो रहा है एनआरएचएम के अंदर। तो ये प्रमुख चुनौतियां हैं, और अगले सेगमेंट में जो हम विस्तार से उन सारे चुनौतियों के का जो है जो पक्ष है उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
तो हम विस्तार से देखेंगे कि जैसे पहला आप देख रहे हैं प्रशिक्षित स्टाफ की कमी, यानी लैक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। तो एनआरएचएम के क्रियान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि इसमें प्रशिक्षित स्टाफ की साफ कमी देखी जा सकती है। बिना प्रशिक्षित स्टाफ के कार्य को कुशलता से निर्वाह नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में जिला स्तर और निचले स्तर पर प्रशिक्षित स्टाफ की साफ कमी है। दूसरी तरफ डिमांड और सप्लाई के बीच भी काफ़ी अंतर है। जितना डिमांड है, डिमांड आप जानते हैं बहुत ह्यूज है, ख़ासतौर पे मेडिकल के एरिया में, गांव-गांव में डिमांड बहुत ज़्यादा ह्यूज है, और उसके हिसाब से सप्लाई जो है वो सरकार के द्वारा बहुत कम होता है। तो डिमांड बहुत ह्यूज है, सप्लाई कमी है। दूसरा, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, और जैसे ही ट्रेंड स्टाफ नहीं होंगे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मीनिंगफुल जो है आउटकम उससे निकल के आएगा। तो ट्रेंड स्टाफ के बगैर जो है किसी तरह ग्रामीण स्तर पर जो है स्वास्थ्य सेवा चल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। दूसरा है कि स्थानीय समुदायों की सहभागिता की कमी, यानी लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल बॉडीज़। एनआरएचएम तभी सफल होगा जबकि इसमें पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। तो पहली बात, पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा जाना है। दूसरा है कि हम जानते हैं कि भारत में पंचायती राज संस्थानों का बहुत ही विभेदीकृत मॉडल है। अलग अलग स्टेट में अलग मॉडल है, कहीं पे त्रिस्तरीय है, कहीं पे द्विस्तरीय है, और अलग तरह के काम भी हैं, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए बहुत वेरिएशन आपको दिखाई देता है उसके उसके पूरे मॉडल में। विशेष रूप से जनजातीय गांव में हमारे यहाँ, जैसे आप अगर किसी ट्राइबल विलेज में जाएंगे तो वहाँ मानकी, मुंडा या पाहन सर्वोच्च होता है, और वह बिना किसी कानूनी और प्रशासनिक शक्ति के गांव स्तर पर सुप्रीम होता है। तो जैसे ट्राइबल विलेज में एक अलग तरह का लेवल है, तो स्थानीय प्रशासन कैसे उसमें पार्टिसिपेट करेगा अगर आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं उसका विश्वास लेंगे? क्योंकि सरकार की कोई नीति है, लेकिन अगर वो मुंडा बोलेगा कि नहीं हमें पार्टिसिपेट करना है, तो बाकी लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो वेरिएशन है, वेरिएशन के हिसाब से उसको जो है आपको आइडेंटिफाई करना है पार्टिसिपेशन को। जो तीसरा है वो है संगठित संरचना का अभाव, यानी कि जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उसका साफ अभाव आप देख सकते हैं। एनआरएचएम का क्रियान्वयन विभिन्न राज्यों में बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। संगठन के भीतर किसी प्रकार का कोई संगठित संरचना, वो कार्यों का विभाजन नहीं है संगठन के अंदर, और इसका प्रभाव इसकी कार्यकुशलता पर होता है। जैसे ही संगठित संरचना नहीं है, कार्यों का ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका प्रभाव कार्यकुशलता पे पड़ता है। और संगठित संरचना एनआरएचएम को जवाबदेह वो पारदर्शी नहीं बनने देती है। जैसे अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं बनने देती है स्ट्रक्चर को। संगठित संरचना के अभाव में एनआरएचएम अपने इच्छित लक्ष्यों की तरफ नहीं बढ़ पाता, और वो कभी भी अपना जो उसका डिजायर्ड गोल है उसकी तरफ वो जो है नहीं बढ़ पाता है। अगला आप देखें तो है क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, करप्शन इन इम्प्लीमेंटेशन। और देखें तो भारतीय राज्यों में एनआरएचएम में भ्रष्टाचार के संदर्भ में बहुत सारे नैरेटिव सुनने को मिलता है जो इसके सफल क्रियान्वयन को बाधित करता है। जैसे फर्जी बिलिंग का मामला हो, रिश्वत का मामला है, ऑपरेशन का मामला है, मुफ्त दवाई के पैसे लेना है। ये सारी चीज़ें जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े जो है करप्शन को अंडरलाइन करता है। और ग्रामीण स्तर पर अगर करप्शन नहीं होता है, खासतौर पे जो भी पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे मनरेगा जैसी स्कीम है, तो डेफिनेटली आप देखिएगा आउटकम बहुत अलग होगा। लेकिन करप्शन इतना घर कर गया है ग्रामीण स्तर पे कि हम जो है डिजायर्ड गोल तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे। अगला है फंड की उपयोगिता से जुड़ी समस्या, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जैसा कि पहले हमने चर्चा भी किया है कि एनआरएचएम में एक बहुत बड़ी समस्या फंड की उपयोगिता की है। बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स को फंड को कैसे व्यवस्थित तरीके से प्रयोग में करें उसके बारे में ठीक से ज्ञान ही नहीं है, और ऐसे में फंड जो है बिना उपयोग के ही लौट जाती है। और बहुत सारे फंड यूनिसेफ, यूएनडीपी आप जानते हैं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी इंटरनेशनल एनजीओज है वहाँ से आती है, जो कि ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में, प्रशिक्षण के अभाव में जो है क्या होता है उसको पर्टिकुलर संस्था जो उसको उपयोगी नहीं कर पाती है। तो उस लेवल पे आप देख सकते हैं कि जो है एक प्रॉब्लम भी है इससे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट वन इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
में आप देखिए विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल का विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि समाज जो है 2 तबके में बँट गया है। इसलिए पीपीपी मॉडल के स्थान पर अगर पब्लिक मॉडल को अगर हम स्थापित करें, तो विशेष जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। अगला है क्षेत्रीय वेरिएशन, यानी रीजनल वेरिएशन भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसमें विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक अध्ययन और विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों के बीच के अनुभवों से यह बात निकल के आता है कि एनआरएचएम के प्रदर्शन में बहुत विविधता है। उदाहरण स्वरूप फंडों की उपयोगिता, हेल्थ केयर डिलीवरी सुविधा, सामुदायिक सहभागिता आदि के संदर्भ में क्षेत्रीय विविधता जो है साफ तौर पे देखी जा सकती है। और ये भी हम इससे वाकिफ़ है कि किस तरह से उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के राज्यों का निष्पादन जो है वो बहुत बेहतर हुआ है, बहुत मीनिंगफुल तरीके से हो रहा है। अगली जो चुनौती है वो है विभिन्न कार्यक्रमों में कन्वर्जेंस का अभाव, यानी कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। और इसमें बहुत सारे कार्यक्रमों जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस, मनरेगा और एनआरएचएम का फोकस ग्रामीण गरीब है, यानी तीनों का ही फोकस एक ही है, वो है ग्रामीण गरीब। और उदाहरण स्वरूप एनआरएचएम का ग्रामीण हेल्थ और पोषण डेज जो होता है वो आईसीडीएस के आंगनवाड़ी के साथ compete करता है, यानी एक ही समय में होता है और एक ओवरलैप जैसा होता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो इन दोनों कार्यक्रमों में काम करने वाले सदस्यों के बीच आपसी तालमेल का जो है इसमें साफ कमी देखा जा सकता है, क्योंकि वो किस कार्यक्रम में ज़्यादा शिरकत करे, कहाँ कम करे, कहाँ उनका पार्टिसिपेशन होगा, तो दोनों एक साथ compete करता है। तो कई बार ये प्रॉब्लम है कि विभिन्न कार्यक्रमों में कन्वर्जेंस नहीं हो पाता है, एक तरह से एक डाइकोटोमी होता है, क्लैश आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक प्रमुख प्रॉब्लम के रूप में नज़र आता है। आगे हम बात करेंगे आयुष्मान भारत की। जैसे हमने एनआरएचएम पे बात किया, ये वर्तमान सरकार के द्वारा एक शुरू की गई बहुत महत्वपूर्ण योजना है। लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, जिसे आयुष्मान भारत या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन या मोदी केयर के रूप में भी इसे जाना जाता है, 25 सितंबर 2018 को इसे लॉन्च किया गया। और यह योजना केवल गरीब और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए, हर कोई आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा बीमा के लिए पात्र नहीं है। मतलब जो हर कोई एलिजिबल नहीं है, जो वंचित तबका है, जो गरीब तबका है, उसको स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराने के उद्देश्य से आयुष्मान जो है योजना शुरू की गई है। बहुत लोकप्रिय है, आप जानते हैं, खासा लोकप्रिय अभी हो रहा है ये योजना। 2018 को जो है इसे लॉन्च किया गया था। इसके प्रमुख बिंदु की तरफ अगर आप नज़र डालें तो सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना माध्यमिक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल सुविधाओं के लिए पूरे भारत में किसी भी सरकारी या यहाँ तक कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कवरेज प्रदान करेगा। मतलब गवर्नमेंट ऑफिस तो है ही, लेकिन अगर कहीं पे जो है अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी अगर सूचीबद्ध है, रैंक्ड है, तो पैनल में है, तो वहाँ पे भी जो है प्रति परिवार जो है 5 लाख तक का जो है प्रतिवर्ष जो है मुफ्त उसे स्वास्थ्य सेवा का कवरेज इसमें मिलेगा, बीमा मिलेगा। और मोदी केयर जो है 74 करोड़ लाभार्थी परिवारों और लगभग 50 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटा के आधार पे लगभग 80% लाभार्थियों की जो है पहचान इसके तहत जो है वो की गई है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि ये इसका एरिया जो है 50 करोड़ भारतीय नागरिक जो है इसके कैनवास में होंगे। और जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना के डेटा के आधार पे जो लाभार्थी है, उनकी पहचान इसके लिए जो है वो की गई है। इसकी प्रमुख और अगर डेटा को देख जो आयुष्मान भारत स्कीम्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें साफ नज़र आता है कि परिवार के आकार, उम्र या लिंग के आधार पे कोई प्रतिबंध नहीं है। आयुष्मान भारत अन्य चिकित्सा बीमा योजनाओं के विपरीत है,
जहां पहले से मौजूद बीमारियों के लिए प्रतीक्षा अवधि होती है। आयुष्मान भारत पॉलिसी में पहले दिन से ही सभी तरह की बीमारियों को कवर किया जाता है। लाभ कवर में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद दोनों के खर्च शामिल है। तो इस मामले में बहुत यूनिक योजना है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि दूसरी पॉलिसीज़ में बीमारी के नाम, उसके क्या कवर है नहीं है उस तरह से है, लेकिन यहाँ पे सभी तरह की बीमारियों का जो है इलाज आयुष्मान योजना के तहत है। और जब आप अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद तक के सारे खर्चे उसके अंदर शामिल हैं। प्रीमियम भुगतान में होने वाले व्यय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक निर्दिष्ट अनुपात में साझा किया जाएगा। योजना के लिए वित्त पोषण साझा किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उनकी अपनी विधानसभा के साथ 60/40 के रेशियो में। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 3 हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90/10 और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्तीय पोषण होगा। इसको समझना जरूरी है जो अभी हम बात कर रहे हैं। अमूमन ये होता है कि किसी भी योजना में सेंटर और स्टेट दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता है वित्त पोषण में। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जहाँ विधानसभा है वहाँ 60/40 जो है 40, यानी 60% जो है सेंटर देगी और 40% जो है राज्य देगा। नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का मतलब है जितने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी जो स्टेट है पूर्वोत्तर के राज्य, और 3 जो हिमालय प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 90/10 है, यानी वहाँ पे 90% जो है वो सेंटर देगी, 10% स्टेट को देना है। और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित राज्यों में जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे जो है इसका जो विभाजन होगा वो अलग तरीके से होगा। 100 का 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें देगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3 लेवल पे किया गया। बाकी सभी राज्यों के लिए 60/40, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए 90/10, और जहाँ पे विधानसभा नहीं है, यूटीज है, वहाँ पे 100 का 100% जो है वो सेंटर देगी। ये इसका यूनिक एस्पेक्ट है जिसको याद रखना चाहिए। और ये भी एक यूनिक एस्पेक्ट है कि सभी तरह की बीमारी इसमें कवर की जाती है। लाभ कवर में अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के दोनों खर्चे इसमें जो है वो शामिल है। एनएचपीएस स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करेगा और केंद्रीय आवंटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से मिलने वाले वित्त पोषण पर भी निर्भर करेगा। प्रीमियम जो है वो 1000 से 1200 प्रति वर्ष की सीमा पर होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन सार्वजनिक और निजी अस्पतालों से रणनीति खरीद के माध्यम से अपने लाभार्थियों के अस्पताल में भर्ती होने का लागत का भुगतान करेगा। जो भी लाभार्थी अस्पताल में भर्ती होंगे उसका जो है लागत जो है वो उसको प्रमोट करेगा, वो उसको देगा। बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट की तरफ देखें तो यदि यह योजना ठीक से क्रियान्वित की गई तो समाज के एक बड़े वर्ग के लिए प्रारंभिक खर्च और उपचार सेवाएं सहित स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ सकती है, और जो अन्यथा इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। सामान्य रूप से अगर हम जिस बीमारी के लिए खर्च नहीं वहन कर सकते हैं वहाँ पे हम आसानी से जो है इस स्कीम के माध्यम से जो है प्रारंभिक जांच करवा सकते हैं, यानी जो टेस्ट वेस्ट है वो आप करवा सकते हैं, और साथ में उपचार सेवा भी हो सकता है, इससे आपका जो है ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा है कि एनएचपीसी देश को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो SD3 जो है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में से एक है, जो हमारा इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन का जो संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जब राज्य प्रेरित स्वास्थ्य सेवा हम दे रहे हैं, सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं और समाज के वंचित तबकों को दे रहे हैं, ये खास बात है आयुष्मान नीति में। तो इससे क्या होगा कि वाइडर पर्सपेक्टिव में हम एक वृहत रूप से एक ग्रामीण खासतौर पे जनसंख्या को, गरीब और शहरी, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या को जो है हम स्वास्थ्य सेवा बेहतर तरीके से मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत जिन वेलनेस सेंटरों की योजना बनाई गई है वे गैर संचारी रोगों की घटनाओं और प्रभाव को कम करके निवारक भूमिका निभाएंगे। मतलब जो बीमारी है, जो गैर संचारी रोग हैं उनको ख़त्म करने, उसके प्रभाव को कम करके निवारक भूमिका निभाने में के लिए जो है एक वेलनेस सेंटर की भी स्थापना इसमें की गई है।
प्रस्तावित एनएचपीसी सार्वभौमिक बीमा योजना का अग्रदूत हो सकता है, जो सभी नागरिकों को कवर प्रदान कर सकता है। तो इस तरह से हमने ब्रॉडर रूप में यही देखा कि जो सामाजिक कल्याण नीतियाँ हैं, सामाजिक कल्याण नीति में एक महत्वपूर्ण नीति है, वो है स्वास्थ्य नीति। और स्वास्थ्य नीति इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरकार जो है इस दिशा में लगातार पिछले कुछ दशकों से, जो है कुछ वर्षों से बहुत अधिक कंसर्न कर रही है। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 47 का हिस्सा है, आप जानते हैं। लेकिन स्वास्थ्य हमेशा पब्लिक स्वास्थ्य हो और स्वास्थ्य जो है वो गरीब लोगों के अनुकूल हो। इसके लिए दो प्रमुख योजनाएं NRHM जो शुरुआती समय से चल रही है, वो एक महत्वपूर्ण योजना है ग्रामीण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। और वर्तमान सरकार द्वारा जो आयुष्मान योजना प्रारंभ की गई है, वो ये दोनों इसमें केस स्टडी के रूप में हमने इस कक्षा में देखा कि ये दोनों ही योजनाएं कितना महत्वपूर्ण है। कि ये योजना है जहां ग्रामीण स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो उपकरण है, वहाँ जो ट्रेनिंग है, वहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग है, इन सब को फोकस इसमें किया गया। वही आयुष्मान योजना के तहत जो है आपको आयुष्मान कार्ड मिलता है, आपको एक तरह से क्रेडिट मिलता है कि आप जो है 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तक जो है आप मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा जो है हासिल कर सकते हैं। तो इतना बृहद विषय को हमने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। और ये अलग अलग डायमेंशन है जिसको आप समझ सकते हैं। हम एजुकेशन पे बात करें, हम हेल्थ पे बात करें, हम अलग अलग डायमेंशन पे बात करें सोशल वेलफेयर नीतियों के अंतर्गत। मुझे लगता है ये कक्षा भी आपको बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी डिटेल्ड तरीके से इसको समझाया गया आपको, अलग अलग अप्रोचेस के माध्यम से, अलग अलग नीतियों के माध्यम से, जो मुझे लगता है कि मतलब खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पब्लिक पॉलिसी में रुचि रखते हैं, उनके लिए एक अलग नज़ीर प्रस्तुत करेगा। धन्यवाद।